आज बाजार समाचार पात्र काल्पनिक हैं और वास्तविक लोगों के अनुरूप नहीं है। अपने विवेक से निवेश करें। नमस्कार। 10 मिनट में आपको पता चल जाएगा। 1. वर्तमान वैश्विक नीतियां क्या हैं? 2. वे अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करते हैं? 3. तदनुसार क्या करना है? 1. वैश्विक नीतियां। हाल के वर्षों में देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री के आंकड़े घट रहे हैं। जैसा कि वैश्विक व्यापार को जीडीपी के प्रतिशत के रूप में दिखाने वाले ग्राफ में देखा जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि घरेलू खपत और विदेशी व्यापार को हतोत्साहित करने वाली नीतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ब्रेक्सिट, अमेरिका चीन व्यापार युद्ध और यूक्रेन युद्ध जैसे कारणों ने इसे बढ़ावा दिया है। जबकि लागत पर वैश्विक व्यापार डेटा में वृद्धि जारी रह सकती है। इसमें शामिल उत्पादों की मात्रा नहीं है। यह उत्पादों के परिवहन के बाद से ग्रह के कम प्रदूषण को बढ़ावा देने की कथा के अनुरूप है और इसलिए जीवाश्म ईंधन की खपत कम हो जाती है। ये सच है कि तथ्य ये है कि प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र के अपने कारखाने हैं। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में समान वस्तुओं के उत्पादन के केंद्रों को गुणा करता है। लागत के अनुकूलन को समाप्त करता है जो मात्रा और सहक्रियाओं द्वारा लाभ उठाया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्यात और आयात से प्राप्त परिवहन की तुलना में स्थानीय विनिर्माण प्रक्रियाएं अक्षय ऊर्जा के साथ बहुत अधिक प्रतिशत में की जा सकती हैं। अधिक से अधिक वैश्वीकरण प्राप्त करने के लिए वैश्विक स्तर पर लागू किया गया उपाय आयात पर शुल्क लगाना है। उदाहरण के लिए, रूस से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड या यूनाइटेड किंगडम जैसे अन्य देशों में आयात करने पर 35% की दर होती है। 2. अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। जबकि वस्तुओं में व्यापार के स्तर पर प्रवृत्ति स्पष्ट है, ये सेवाओं के पक्ष में इतना स्पष्ट नहीं है। दूरस्थ कार्य के उदय ने पहली बार में अच्छी संख्या में श्रमिकों को अपना निवास बदलने के लिए प्रोत्साहित किया है। मेरी भविष्यवाणी यह है कि अगला कदम सस्ते श्रम वाले देशों में कुछ सेवाओं को आउटसोर्स करने का एक कदम होगा, जो नकारात्मक पर्यावरण पैदा किए बिना लागत को कम करने की अनुमति देता है। इम्पैक्ट। फिलहाल डीग्लोबलाइजेशन का पहला परिणाम मुद्रास्फीति है। उत्पादन को रोकने के लिए जहां यह सस्ता है और इसे स्थानीय रूप से प्रारंभिक निवेश आवश्यकताओं के साथ करने के लिए मार्जिन बनाए रखने के लिए उच्च उत्पादन लागत और मूल्य वृद्धि का कारण बनता है। मीडिया में इस बारे में बहुत कम या कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन इसका मतलब है कि हम जिस मुद्रास्फीति से पीड़ित हैं वह काफी हद तक कृत्रिम है और वैश्विक नीति प्रबंधकों के कारण है, न कि बाहरी कारकों के कारण। अगला कदम हमने देखा है कि एक बड़े पैमाने पर गिरावट नहीं है, लेकिन है वैश्वीकरण। तथाकथित ब्रिक्स देशों ने अपनी संख्या बढ़ाई है और व्यापार समझौते स्थापित किए हैं। अमेरिका ने मैक्सिको आदि से आयात बढ़ाया है। अंत में हम 2 या 3 बड़े ब्लॉकों के बीच प्रतिस्पर्धा की दुनिया में जा रहे हैं। फिर भी एक और परिणाम यह है कि आयात में तेज गिरावट के कारण उत्पादों की अधिक कमी उत्पन्न हुई है, जैसा कि ग्राफ में देखा गया है, जहां यूरोप और संयुक्त राज्य दोनों में तेजी से गिरावट देखी जा सकती है। जो आयात नहीं किया जाता है उसे अल्पावधि में स्थानीय रूप से अन्य उत्पादों और कच्चे माल द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है। इससे महंगाई भी बढ़ी है। अंत में मुद्रा युद्ध है। हम देख रहे हैं कि कैसे डॉलर एक अर्थव्यवस्था के रूप में मजबूत हो रहा है जिसमें स्वतंत्र रूप से जीवित रहने की अधिक संभावनाएं हैं, और एक मुद्रा के साथ जिसे अनिश्चितता के समय में शरण मूल्य माना जाता है। चार्ट में हम अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा बनाए गए सूचकांक के अनुसार सबसे अधिक प्रासंगिक के संबंध में डॉलर की क्रय शक्ति के विकास को देखते हैं। इस स्थिति में निवेश कैसे करें? मौद्रिक नीतियों को उत्पाद की कमी, मुद्रास्फीति और अत्यधिक तेल की खपत से बचने के लिए मांग को रोकने के लिए उन्मुख किया गया है, जिनकी आपूर्ति सीमित है। इन सभी नीतियों के पीछे शायद यही सबसे बड़ा छिपा हुआ सच है। यदि यह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां तेल की मांग पूरी नहीं हो सकती है, तो हम एक अभूतपूर्व संकट में प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए विदेशों में स्थानीय व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है कि ब्याज दरों को बढ़ाकर मांग को रोक दिया जाता है।
की कीमत में वृद्धि होती है ताकि कम उत्पादन हो और कच्चे माल की कमी उत्पन्न हो ताकि औद्योगिक गतिविधि और सामान्य रूप से आपूर्ति भी कम हो। निवेश अब अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने और एशिया, यूरोप और अमेरिका जैसे क्षेत्रों में अधिक प्राकृतिक गैस और तेल का उत्पादन करने के लिए नियत है, ताकि रूस या मध्य पूर्व से आयात में कमी की भरपाई हो सके। नई जमाओं की खोज की जानी चाहिए और मौजूदा लोगों को बढ़ाया जाना चाहिए जब तक कि ऊर्जा स्रोतों में बदलाव नहीं हो सकता। आइए विभिन्न राय सुने। मुझे लगता है कि हम पहले से ही इस सब के परिणाम देखने लगे हैं। शायद सबसे महत्वपूर्ण डेटा बेरोजगारी है, जो पहले से ही बढ़ने लगा है। हालांकि यह अभी भी कम मूल्यों पर है। प्रवृत्ति परिवर्तन देखा जा रहा है। बेरोजगारी में और वृद्धि अर्थव्यवस्था के लिए घातक होगी क्योंकि खपत में भारी कमी आएगी, जिससे कंपनियों के परिणामों पर असर पड़ेगा। मेरी राय अब सतर्क रहने की है और केवल उन चीजों को देखें जो कम ऊर्जा व्यय के साथ अधिक उत्पादन कर सकती हैं, जैसे कि कुछ प्रौद्योगिकियां या विशेष रूप से नवीकरणीय उद्योग उच्चतम ब्याज दरों के साथ। हालांकि अतिरंजित नहीं, मैं ऋण को कम करूंगा और जितना संभव हो उतना बचूंगा, साथ ही तरलता भी रखूंगा। मैं आपसे सहमत हूं। एक अन्य कारक जो मैं वैश्वीकरण के भीतर देखता हूं वह यह है कि अधिक छिपे हुए सत्य हैं। आर्थिक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण उपाय तरलता है। यह अभी भी ऊंचा है और ऐसा नहीं लगता कि यह नीचे जाने वाला है। जबकि कुछ केंद्रीय बैंक जैसे यूएस फेडरल रिजर्व तरलता में कटौती कर रहे हैं, अन्य जैसे चीन या जापान हाल के महीनों में इसे बढ़ा रहे हैं। वैसे भी उनमें से किसी ने भी 2020 में उत्पादित तरलता में वृद्धि की भरपाई नहीं की है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि केंद्रीय बैंकों के समान मालिक हैं और उनकी नीतियां वैश्वीकृत हैं। ग्राफ सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय बैंकों यूरोप, अमेरिका, चीन, जापान की तरलता के शीर्ष पर दिखाता है और सबसे नीचे कुल मिलाकर, जहां यह देखा जा सकता है कि हम 1 साल पहले और 3 साल पहले के समान स्तर पर हैं, जब महामारी की आर्थिक समस्याओं को कवर करने के लिए 40% की अपेक्षित वृद्धि हुई थी। उच्च स्तर पर तरलता के साथ परिसंपत्तियों का मूल्य नीचे जाने वाला नहीं है। पिछली राय में संकेत के अनुसार मंदी होगी, लेकिन मंदी के बाद केंद्रीय बैंक तरलता का इंजेक्शन लगाकर बचाव में आएंगे। हालांकि वे तब तक ब्याज दरों को कम नहीं करेंगे जब तक कि तेल से बाहर निकलने का जोखिम न हो, इसलिए मुद्रास्फीति का कारण होगा। उच्च ब्याज दर के साथ अधिक तरलता उन लोगों के लिए एक बड़ा लाभ है जिनके पास ठीक तरलता है। इसके साथ एक ऐसे बाजार में निवेश करना आसान होगा जो नीचे चला गया है और जिसे केंद्रीय बैंकों के इंजेक्शन द्वारा समर्थित किया जाएगा। उन लोगों के लिए अवसर होंगे जिनके पास तरलता है, इसलिए मैं इसे प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने की सलाह देता हूं। लग्जरी उन्मुख या लो प्रोफाइल कंपनियां मांग में होंगी, जबकि मध्यम वर्ग सिकुड़ता रहेगा। अच्छी राय। मैं एक के लिए आर्थिक ठहराव की लंबी अवधि देखता हूं। उच्च दरों के साथ वसूली इतनी आसान नहीं होगी। कम निवेश होगा। तरलता अंतिम उपभोक्ता तक नहीं पहुंचने वाली है। जिन कंपनियों ने उत्पादक होने के लिए प्रौद्योगिकी लागू की है, अगर वे लाभ उत्पन्न करेंगे, और यही वह जगह है जहां उन्हें निवेश में खुद को स्थान देना होगा। दूसरी ओर, कई अन्य कंपनियां गिरने या स्थिर होने वाली हैं। मैं लंबे समय में एक सामान्य वसूली नहीं देखता। आपने वर्ग मतभेदों के बारे में जो कहा वह मेरे लिए बहुत स्पष्ट है।
कम से कम जब तक हम एक ऊर्जा चमत्कार नहीं देखते। हर चीज की अपनी रीडिंग होती है और हम जिस पर टिप्पणी करते हैं वो हमारी अपनी राय होती है। सच्चाई ये है कि जब आप अपना शोध करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि डिग्लोबलाइजेशन उतना बड़ा नहीं है जितना वे कहते हैं, कि केंद्रीय बैंकों की आर्थिक नीतियां उतनी प्रतिबंधात्मक नहीं हैं जितनी वे प्रख्यापित करती हैं। बेरोजगारी और कम बचत दर के साथ जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ऐसा लगता है कि जो लोग पक्ष में रहने वाले हैं वे हमेशा की तरह कुछ हैं। टिप्पणियों में अपनी राय छोड़ें और अधिक आर्थिक जानकारी के लिए सदस्यता लें।